तो हम कर रहे हैं थर्ड चैप्टर स्टार्ट, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आज हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे सिवाय टेंथ का पढ़ेंगे केवल, मतलब बेस होगा आपका पूरा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसका बेस आज हम पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास से हम इसके 12th वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं 10th के उसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, केवल बस सुन लो, काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट बेकार है, बिल्कुल बेकार है, फिर तो लिख भी लेना। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले की जरूरत तो पड़ेगी न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, जितने ही फॉर्मूले। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, चार्ज के बारे में। किसके बारे में? चार्ज के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। चार्ज बेसिकली एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल की, जिसकी वजह से वो किसी चीज को क्या करता था, या तो अट्रैक्ट करता था या फिर क्या करता था, रिपेल करता था। ठीक है, अब चार्ज अब तक जो हमने पढ़ा पहले दोनों चैप्टर में, उसमें हमने मेनली ये पढ़ा कि चार्ज रुका हुआ है, एक बॉडी में चार्ज रुका हुआ है, कैपेसिटर में चार्ज रुका हुआ है, हर जगह रुका हुआ था। यही चीज यहाँ पे चेंज हो जाती है। अब चार्ज को हम किस में देखेंगे, मोशन में, चार्जेस इन मोशन। तो जब भी एक चार्ज मूव करता है उसी को क्या बोलते हैं हम, करंट। क्या बोलते हैं, करंट। अगर करंट वर्ड का ओरिजिन देखो ना, तो करंट की मतलब ही ये होता है, जो समुद्र में होता है ना, समुद्र उसमें जो ऐसे ऐसे लहरें जो आती हैं, वे बड़ी वाली वेव्स नहीं, जो ऐसे ऐसे बहाव होता है, उसको क्या बोलते हैं, करंट। करंट मतलब होता है बहाव। क्या होता है, बहाव, इन टर्म्स ऑफ मरीन लैंग्वेज। ठीक है, अब यहाँ पे करंट किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, उसी को क्या बोलते हैं हम, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन्स के बहाव को क्या बोलते हैं हम, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब जब भी आपके पास एक वायर होती है, तो इस वायर में जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है, इसी को क्या बोलते हैं हम, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब राइट नाउ मैं इलेक्ट्रॉन की हेल्प ले रहा हूं, बट इट कैन बी एनी चार्ज जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, उसको भी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ही काउंट करेंगे। ये बात समझ में आ गई? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब समझ में आ जाता है। और जब हम जनरल टर्म्स में बात करता हूं, उसको भी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करंट। तो करंट क्या है बताना जरा, फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज, जब भी चार्ज फ्लो करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, करंट। अब अगर मैं केवल ये बोल दूं फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, ये बोल दूं करंट को फ्लो ऑफ चार्ज, तो क्या ये गलत नहीं हो जाएगा? जैसे मैं आपको बताता हूं, हमारे पास दो समुद्र हैं, या आप दो नदियां मान लो, कुछ भी मान लो। एक नदी जिसका बहाव बहुत तेज है, और एक नदी जिसका बहाव बहुत क्या है, कम है, स्थिर है नदी बहुत ज्यादा। ठीक है, समझ में आया? कभी कभी आपने कोई वैसी वाली रील देखी, इंस्टाग्राम में एक रील आती है कि वहां पे देहरादून हरिद्वार में एक वो है जगह, देव प्रयाग करके, वहां पे दो नदियां मिलती हैं, एक अलकनंदा है शायद, और एक और नदी है। हाँ, तो एक का बहाव बहुत तेज है और एक बिल्कुल धीरे धीरे चलती है, तो दोनों में बहाव है। क्या दोनों के करंट को मैं सेम मान लूंगा? नहीं, जिसका बहाव तेज है उसका करंट क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और जिसका बहाव कम है कम होना चाहिए। लेकिन ये कैसे पता चलेगा? सिर्फ फ्लो से तो नहीं पता चलेगा, ये पता चलेगा टाइम से। अगर किसी दोनों के लिए ही, दोनों नदियों के लिए अगर मैं टाइम को फिक्स कर दूं कि एक सेकंड में जिसमें जितना ज्यादा पानी का फ्लो होगा उसका बहाव और ज्यादा तेज है। समझ में आया? जैसे मान लो पहली वाली नदी में एक सेकंड में यहां से यहां पानी फ्लो हो गया, दूसरे वाली नदी के लिए एक सेकंड में पानी यहां से यहां फ्लो हुआ, किसका करंट ज्यादा है? तो किससे कंपेयर किया हमने, टाइम से। सेम टाइम पे जो ज्यादा दूर जाएगा उसका करंट ज्यादा तेज है। तो इसीलिए हमको केवल फ्लो ऑफ चार्ज नहीं देखना, इसके आगे एक और वर्ड लग जाता है जिसका नाम है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट मतलब कितनी रफ्तार से फ्लो हो रहा है, उसी को बोलते हैं हम करंट। क्या बोलते हैं, करंट। ठीक है, और जब भी मैंने आपको फिजिक्स में पढ़ा रखा है, जब भी हम एक की बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं फिजिक्स में, हाँ, पर यूनिट। क्या बोलते हैं, पर। एक का मतलब होता है पर यूनिट। तो इसलिए करंट का फॉर्मूला क्या बना, क्या फ्लो हो रहा है बताओ, चार्ज, और पर मतलब कहाँ आना चाहिए वो, डिवाइड में। करंट का फॉर्मूला ये बना। अब डिवाइड में क्यों आया पता चला ना, क्योंकि हमको कितने सेकंड का निकालना है, एक सेकंड का। और ये टाइम एक का बनेगा जब कहाँ आएगा, डिवाइड में। मल्टीप्लाई में तो एक आएगा ही नहीं, क्योंकि कभी भी दो क्वांटिटी डिवाइड होती है तो नीचे वाली क्वांटिटी हमेशा क्या हो जाती है, अरे 1 हो जाती है ना, 2/1, सिंपल। तो एक सेकंड में जितना ज्यादा चार्ज पास होगा उसी को क्या बोलेंगे हम, करंट बोलेंगे। ठीक है, चलो एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं हम थोड़ा सा, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, ज्यादा। तो एक वायर है ए,
जिसमें 10 सेकंड में 200 इलेक्ट्रॉन पास करते हैं। अब मैं चार्ज की बात नहीं कर रहा, फिलहाल नंबर की बात कर रहा हूँ। चलो उसको चार्ज ही कंक्लूड कर देते हैं। 200 कूलम का चार्ज पास हो रहा है, और दूसरी वायर है उसमें 15 सेकंड में 600 बोल दूंगा तो फिर तो आराम से समझ जाओगे आप लोग। 300 कूलम चार्ज पास हो रहा है। बताना किसका करंट ज्यादा है। देखो जब तक दोनों में टाइम अलग अलग है तब तक तो पता नहीं चलेगा, है ना। समझ में आया? दोनों में टाइम अलग अलग है तो कैसे पता चलेगा। दोनों का टाइम सेम करो। दोनों का टाइम कैसे सेम होगा? इसको भी एक बनाना है, इसको भी एक बनाना है। इसको एक कैसे बनाए? इससे डिवाइड करके। तो अगर 200 कूलम हो रहा है कितने 10 सेकंड में, तो 0 से 0 कट जाएगा। तो 1 सेकंड में कितना हो रहा है? केवल 20। वैसे इसको इससे डिवाइड करो तो 300 में कितना आएगा? 15। 15 से काटो कितना आएगा? 20। मतलब इसमें भी 1 सेकंड में 20, इसमें भी 1 सेकंड में 20। तो दोनों का फ्लो क्या है? सेम है। तो दोनों का करंट क्या है? सेम है। इसीलिए करंट को सेम बनाना, सॉरी टाइम को सेम बनाना जरूरी होता है। टाइम जब तक आप तक सेम नहीं आएगा तब तक चार्ज कितना भी बह रहा हो पता नहीं चलेगा वो, इसलिए डिवाइड करते हैं। तो आपको करंट का फॉर्मूला हमेशा याद रहेगा। क्या है करंट का फॉर्मूला? चार्ज अपॉन टाइम, और डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब करंट को किस में मेजर करते हैं बताओ? एम्पियर में। किस में मेजर करते हैं हम? एम्पियर में मेजर करते हैं। तो इतना हमको समझ में आ चुका है, तो इतना ही हम लिख सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, अब वही है कि मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले बोला, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब मैं न्यूमेरिकल करूंगा तो आपको फॉर्मूला पूछूंगा तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सिंपल हम ये लिखेंगे, करंट इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और करंट होता है आपका चार्ज अपॉन में टाइम। करंट को हम शो करते हैं I से, चार्ज को करते हैं Q से, इसको करते हैं T से। दिस इज द फॉर्मूला फॉर करंट, और SI यूनिट ऑफ करंट इज इक्वल टू एम्पियर। एक ही फॉर्मूला काम का है, Q/T। अब एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल में आ जाती है और हमने ऑलरेडी वो चीज पढ़ी हुई है। क्या हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा हुआ है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता था, किसी को पता है? हाँ, तो क्या फॉर्मूला था? Q इक्वल टू NE। N यहाँ पे था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E था यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए करंट का फॉर्मूला एक और बन जाता है NE/T। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, मेरे को करके बताना कि अगर एक वायर में 5 सेकंड में टाइम है आपके पास 5 सेकंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है, 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं 5 सेकंड में, तो करंट कितना होगा ये आपको निकाल के बताना है। फाइंड करंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं करना जो बहुत ज्यादा नया हो, बहुत ज्यादा ताजा हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको बस क्या करना है, I दिया हुआ है, N आपको दिया है 10 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इसको डिवाइड कर देना है 5 से। तो 5 1 जा 5 होता है, 5 2 जा 10 होता है, तो 3.2 × 10⁻16 एम्पियर इतना करंट पास होगा। ठीक है, समझ में आई बात? इतनी चीज क्लियर है? एम्पियर कूलम पर सेकंड। यस बिल्कुल, ये तो यूनिट डायमेंशन का टॉपिक उठा लिया आपने। चलो आगे चले, आगे चलें। ठीक है, अब देखो, क्या चार्जेस अपने आप फ्लो होना चाहेंगे? नहीं। अभी तक हमने ये बात करी कि करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, लेकिन क्या चार्जेस खुद से फ्लो करना चाहेंगे? नहीं। किसी को चार्ज को फ्लो करवाना पड़ेगा, है कि नहीं? और जिसको चार्ज को फ्लो करवाना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? बैटरी। और बैटरी क्या प्रोवाइड करती है? पोटेंशियल। पोटेंशियल प्रोवाइड करती है। तो जब भी आप किसी वायर में क्या लगाते हैं, एक बैटरी लगाते हैं, तो बैटरी से एक साइड से इलेक्ट्रॉन्स निकल के यहां से यहां ट्रेवल करते हैं। तो आप बोलते हो बैटरी को क्या प्रोवाइड करती है? पोटेंशियल। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, बताना जरा। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? सेकंड चैप्टर अभी पढ़ के आ रहे हैं हम। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज। यही था, ठीक है, यही था फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला यूज कैसे होता है? देखो, जब भी एक बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लग रहा है, तभी तो निकल रहा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन खुद से नहीं निकल रहा है, बैटरी क्या लगा रही है इलेक्ट्रॉन पे? क्या लगा रही है? फोर्स लगा रही है।
वो फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है। तो एक फोर्स भी है और फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट भी है। तो जब भी फोर्स भी लगे डिस्प्लेसमेंट भी लगे, क्या बोलते हैं उसको, वर्क। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है मूव करने में, वर्क कर रहा है। और किसके द्वारा किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा किया जा रहा है, इसीलिए उसको पोटेंशियल बोलते थे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब पोटेंशियल का जनरल मीनिंग क्या होता है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। अगर आपके पास एक टैंक है पूरा भरा हुआ, ठीक है, और एक दूसरा टैंक है वो बिल्कुल खाली है, तो मेरे को ये बता दो किसका पोटेंशियल ज्यादा है, किसका पोटेंशियल कम है। जिसके पास बहुत सारा पानी है उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ठीक है, कैसे पता चला कि भैया ये वर्क कर सकता है ना, ये बाकी सारे पानी को कंप्रेस करेगा, इधर बेच के इधर लगा देगा। ठीक है, ये बात। जिसमें नहीं है उसका पोटेंशियल कम है। ये ठीक इसी तरीके से भी कि ये एक सीढ़ी है, यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, ऊपर पोटेंशियल ज्यादा होगा। हमेशा जिसके पास पोटेंशियल होता है वहां से वर्क होना स्टार्ट होता है, और कहां तक वर्क होता है, जहां पे पोटेंशियल कम होता है। समझ में आया? तो पोटेंशियल ज्यादा से पोटेंशियल कम की तरफ जाता है कोई भी चीज। ठीक है, पर क्या केवल पोटेंशियल ही चार्ज को फ्लो करवा सकता है? इसका आंसर आएगा नहीं। कैसे, मैं बताता हूं। अगर ये टंकी और ये टंकी दोनों को फिल कर दो, पूरा कंप्लीट पानी से भर दूं, दोनों का पोटेंशियल है, क्या पानी का फ्लो होगा? नहीं होगा। तो पोटेंशियल के होने के बावजूद भी यहाँ पे वर्क नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब पोटेंशियल की जरूरत नहीं होती, किसकी जरूरत होती है? पोटेंशियल डिफरेंस। यस, किसकी जरूरत होती है? पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम पीडी बोलते थे पहले सेकंड चैप्टर में। तो वहां पे चार्ज मूव करता था, क्योंकि चार्ज को आप लेके आते थे इन्फिनिट से, और इन्फिनिट में पोटेंशियल कितना होता है? 0। और आप किसी पॉइंट पे ले गए, वहां है 10, तो 10 माइनस 0 कितने का डिफरेंस आ गया? 10 का। तो इसलिए चार्ज मूव करता था। लेकिन जब 10 से 10 में ही मूव करवाओगे तो क्या वो वर्क काउंट होता था? नहीं। ध्यान करना, उसको बोलते थे हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल क्या है? सेम है। और जब भी दोनों का पोटेंशियल सेम होता है तो वर्क कितना आता था? कितना आता था? 0। इक्वी पोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन याद है? उसमें 4 प्रॉपर्टी थी, उसमें एक प्रॉपर्टी ये भी थी कि वर्क डन ऑन एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0। तो ये पानी में जो वर्क होगा वो क्या होगा? 0। तो इसीलिए जब भी आप कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप दो बैटरी, एक प्लस माइनस, इसको अगर आप ऐसे कनेक्ट कर दो प्लस माइनस, क्या ये बैटरी काम करेगी? नहीं करेगी। बैटरी कैसे काम करती है? जब एक माइनस हो एक प्लस हो, तो इस प्लस से क्या कनेक्ट होना चाहिए? इसका माइनस। इससे क्या कनेक्ट होना चाहिए? इसका प्लस। अगर इसको मैं एक वायर से कनेक्ट करता हूं, एक बल्ब लगा देता हूं, तो ये बल्ब क्यों नहीं जलता? क्योंकि अब दोनों के पास पोटेंशियल है, और दोनों ही पोटेंशियल क्या कर रहे हैं? सेम लगा रहे हैं। जैसे मान लो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, अगर ये 2 वोल्ट की बैटरी है तो इस इलेक्ट्रॉन पे कितना पोटेंशियल है? 2। यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकले, कितना पोटेंशियल है? 2। तो यहां पे दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहा है? 0। और पोटेंशियल डिफरेंस जब भी 0 होगा तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। तो कभी भी चार्ज को मूव कराने के लिए क्या चीज जरूरी होती है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसीलिए कभी भी आप बैटरी को ऐसे कनेक्ट करोगे तो बात बनेगी नहीं। बैटरी को कैसे कनेक्ट करते हैं? हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव। तो इससे क्या कनेक्ट होगा? नेगेटिव पॉजिटिव। इसका कितना पोटेंशियल होगा बताने जरा? 2 वोल्ट। इसका भी कितना होगा? 2 वोल्ट। और दोनों की डायरेक्शन क्योंकि सेम है तो दोनों ऐड हो गए, कितना जाएगी? 4 वोल्ट। तो इसकी वजह से कितना डिफरेंस आएगा? एक साइड इलेक्ट्रॉन में 4 वोल्ट होगा, एक साइड इलेक्ट्रॉन में कितना वोल्ट होगा? 0। कितने का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया? 4 का। तो इलेक्ट्रॉन आराम से मूव कर लेगा। तो पोटेंशियल समझ में आया? पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया? तो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली वो एबिलिटी होती है जिसकी वजह से चार्ज क्या करता है? मूव करता है। चार्ज क्या करता है? मूव करता है। इतनी चीज क्लियर है सबको? ठीक है। और इस चैप्टर के लिए आप ध्यान रखना, जब भी हम पोटेंशियल की बात करें तो हम किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? बैटरी की। किसकी बात कर रहे हैं? बैटरी की। ठीक है। तो पोटेंशियल को दोबारा से लिखवाने की जरूरत तो है नहीं, बस इतना लिख देते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है पता नहीं जरा? वर्क डन बाय चार्ज। और आपको अगर ध्यान हो तो यही पोटेंशियल होता था, और यही क्या होता था? पोटेंशियल डिफरेंस भी। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होता है? V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। और मैंने आपको ये भी बोल रखा है कि इसका एक और नाम होता है क्या? वोल्टेज। क्या नाम होता है? वोल्टेज। ठीक है। और यहाँ इस चैप्टर में जब भी हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या? पोटेंशियल हो या फिर वोल्टेज हो या फिर पोटेंशियल
डिफरेंस हो। अभी एक टर्म और आएगी ईएमएफ, वो बाद में समझाएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वो तो जरूरी है। इन सब का ही मतलब आपको क्या समझना है, किसकी बात हो रही है, एक बैटरी की, क्योंकि बैटरी ही चार्ज को क्या कराएगा, फ्लो करवाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है? कर दे इसको, इरेज कर दे फिर। हमने अभी तक पढ़ लिया करंट फ्लो करवाना, और करंट को फ्लो कौन करवाता है, बैटरी। करंट की वजह से वोल्टेज है, वोल्टेज की वजह से करंट है, करंट की वजह से वोल्टेज है, हाँ वोल्टेज की वजह से करंट है। वोल्टेज को ही हटा दोगे तो करंट फ्लो ही नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है, जैसे मान लो ये लाइट जल रही है यहाँ पे ना, तो ये करंट को यूज कर रही है या वोल्टेज को यूज कर रही है? मतलब इससे करंट पास होने के बाद करंट कम होगा या वोल्टेज कम हो जाएगी? हाँ, क्या कहना चाहोगे आप लोग? करंट कम होगा, वोल्टेज आधे करंट में है आधे वोल्टेज में। चलो इसका आंसर देते हैं बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, तो ये एक बैटरी मान लेते हैं, फिलहाल मैं बैटरी ऐसे बना रहा हूँ, इसका एक नेगेटिव टर्मिनल है एक पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वायर हो गई और ये एक बल्ब है। ठीक है, अब यहां से निकले मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितने निकले, ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे बल्ब से थ्रू होके जाएंगे, सही है। तो बल्ब से आने के बाद भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 ही होंगे। ठीक है, त्रिनव एंड युवराज ऐसा मत करो प्लीज। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने निकले बैटरी से, 2, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन गायब नहीं हो सकता, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास है। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ कितनी वेलोसिटी होगी, कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, सेम रहेगी, क्या बोलना चाहोगे, कम हो जाएगी। अब इमेजिन करके देखो कि आप एक रोड पे चल रहे हो और उसकी रोड की जो आगे वाली गाड़ी है उनकी स्पीड कम होते जा रही है, तो इवेंचुअली क्या होगा, आप उससे टकरा जाओगे या फिर आपको भी ब्रेक मारनी पड़ेगी। तो इवेंचुअली जो गाड़ी का फ्लो है वो क्या होगा, रुक जाएगा ना, क्योंकि पहले वाली गाड़ी की स्पीड कम होगी, फिर उसकी वजह से दूसरी होगी। इवेंचुअली जब आप पहुंचोगे तब आपको भी अपनी गाड़ी की स्पीड क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो आपका फ्लो क्या हो गया, रुक गया। तो बाय योर लॉजिक अगर इसकी स्पीड कम होगी तो इसके पीछे के इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होगी, तो धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन तो फ्लो ही नहीं कर पाएगा, इसका मतलब बल्ब थोड़ी देर में जलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यही आपका लॉजिक। बट क्या एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्या बल्ब बंद हो जाता है थोड़ी देर जलने के बाद, नहीं। इसका मतलब अगर यहाँ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ पे कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड। अब मेरे को बताओ करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। यहां फ्लो ऑफ चार्ज कितना है, 10, यहां कितना है, 10। तो क्या करंट कम हुआ, नहीं। तो क्या बल्ब ने करंट का इस्तेमाल किया, नहीं। तो किसका इस्तेमाल किया, वोल्टेज। कोई भी डिवाइस यूज करता है तो किसको यूज करता है, वोल्टेज को। किसको यूज करता है, वोल्टेज को। अब वोल्टेज है क्या बेसिकली, एक्चुअली में इस्तेमाल कर क्या रहे वो, मैं आपको मैकेनिक्स की भाषा में समझाता हूँ, मैकेनिक्स की भाषा, क्योंकि इससे जल्दी समझ में आएगा मैकेनिक्स की भाषा से। ठीक है, मैकेनिक्स मतलब पता है ना, न्यूटन के लॉ वगैरह। ये है तो सही हमारे पास, लेकिन यार अटेंडेंस रजिस्टर खराब हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसमें कर सकते हैं हम कर। ठीक है, अब ये मैकेनिक्स की लैंग्वेज में समझ रहे हैं हम। ठीक है, अरे किसी के पास कोई गत्ता है नहीं तो इसी को खराब करते, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो, अगर यहाँ से एक मान लो मेरा हाथ आ रहा है, ठीक है, हाथ मतलब कोई भी बॉडी आ रही है, बॉल आ रही है, कुछ भी आ रही है, ठीक है, ये आया, स्पीड से आया, स्पीड से आया और यहाँ टकरा के रुक गया। तो क्या इस बॉडी ने कोई वर्क किया, नहीं किया, राइट। फिर से एक हाथ आया सेम स्पीड से, ठीक है, पर इस बार वो रुका नहीं, इस बार उसको घुमा के वो आगे आगे चले गया। तो दोनों ही हाथ में क्या फर्क था, पहले वाले और दूसरे वाले हाथ में किस चीज़ का फर्क था, स्पीड तो दोनों की सेम है, किस चीज़ का फर्क है? अरे वो छोड़ो, इसमें किस चीज़ का फर्क है, हाँ फोर्स का नहीं, फोर्स तो दोनों सेम लगा रहे। देखो पहले वाला जो वो है ना, पहले वाला जो हाथ है, पहले वाली जो ऑब्जेक्ट है, इससे टकराने के बाद ना उसके पास पीछे से प्रेशर नहीं आ रहा है कि उसको आगे जाना ही जाना है। लेकिन दूसरे वाले हाथ के पास जब उतनी वेलोसिटी जा रहा है तो उसके पास एक प्रेशर है, भैया पीछे से एक कोई धक्का मार रहा है कि आगे तो जाना ही पड़ेगा, भले इससे टकरा के जाओ, जाना तो पड़ेगा ही। तो इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी की लैंग्वेज में ये बोलते हैं कि पहले वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास वोल्टेज कम है, उसको जो रिपल्शन है वो क्या मिल रही है, कम मिल रही है, उसको रिपल्शन कम मिल रही है। तो जैसे ही रेजिस्टेंस आएगा वहीं रुक जाएगा, वो आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि पीछे से प्रेशर कम है।
इसीलिए जो छोटे वोल्ट के सेल होते हैं, जो एक 1.5 वोल्ट के आते हैं, 10 रुपए के सेल आते हैं, उससे कभी तुम ट्यूबलाइट नहीं जला सकते। क्यों नहीं जला सकते? क्योंकि ये 2 वोल्ट से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है और ये ट्यूबलाइट है, ये आया इलेक्ट्रॉन टकराया, कोई प्रेशर नहीं है, इतना प्रेशर तो है ही नहीं कि इसके रेजिस्टेंस को झेल पाए, इलेक्ट्रॉन यही रुक जाएगा, तो ट्यूबलाइट जलेगी नहीं। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप ये जो एसी वोल्टेज आ रही है हमारे घर में आती है, इससे निकलता है कितने वोल्ट का इलेक्ट्रॉन? 220 वोल्ट का इलेक्ट्रॉन। 220 वोल्ट समझते हो? कम से कम 100 सेल 10-10 रुपए वाले, ठीक है, उसको आपस में कनेक्ट करो, तब उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इतना प्रेशर में निकलेगा कि जब वो टकराएगा उसको मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, इसको मूव करवाना ही पड़ेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? वर्क किया। सेम प्रिंसिपल होता है ट्यूबलाइट का, फैन का। इलेक्ट्रॉन को बस इनसे गुजरना होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन इनसे गुजरता है ना, तो ये वर्क करके देते हैं। सबका फंडामेंटल प्रिंसिपल सेम ही है। क्या है फंडामेंटल प्रिंसिपल? कि क्या गुजरना चाहिए उससे? चार्ज। क्या गुजरना चाहिए इससे? चार्ज। जैसे पहले के टाइम पे ना, ये जो ट्यूबलाइट होती थी ना, अभी तो एलईडी बन गई है, पहले के टाइम पे ये गोल वाली एलईडी होती थी, कांच की बनी होती थी। उस टाइम पे पता है वो कैसे जलती थी? जब एक इलेक्ट्रॉन को बोम्बार्ड करते थे, उसमें एक गैस भरते थे, जितना मेरे को याद है मरकरी गैस भरते थे, तो इलेक्ट्रॉन आता था, मरकरी से गैस से टकराता था, और जैसे ही मरकरी गैस से टकरा जाता था तो आयनाइज हो जाती थी गैस। आयनाइज मतलब पता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले जाता था, फिर वापस जब डी एक्साइटेड होता था तो इलेक्ट्रॉन में उसमें से क्या निकलती थी? लाइट निकलती थी। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से उसमें से लाइट निकल रही है, इलेक्ट्रॉन टकरा के निकल जा रहा है आगे। अब जब इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो उसको टकराने के लिए कौन मजबूर करेगा? वोल्टेज या करंट? वोल्टेज। तो वोल्टेज मतलब होता है बेसिकली प्रेशर। जिस प्रेशर से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है उसका मतलब स्पीड नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। अगर ज्यादा वोल्टेज है तो मतलब इलेक्ट्रॉन मजबूरी में आगे जाएगा ही जाएगा, चाहे कुछ कर लो। ये इस तरीके से कि आप एक मेले में हो, एक छोटा बच्चा खो गया और एक बहुत बड़ा नौजवान लड़का खो गया। छोटा बच्चा जाएगा, बेचारा ऐसे जाएगा, बड़ों से टकराएगा और फिर ऐसे बैठकर रोने लग जाएगा, तो वो हो गया 2 वोल्ट का इलेक्ट्रॉन। कोई बड़ा खतरनाक लड़का होगा, ऋषि जैसा, ठीक है, तो जाएगा, टकराएगा, उनको साइड करेगा, अपना निकल जाएगा वो, ठीक है। समझ में आया? तो वोल्टेज, कोई भी डिवाइस किसका इस्तेमाल करता है? वोल्टेज का। बेसिकली इलेक्ट्रॉन के प्रेशर का, इलेक्ट्रॉन की मजबूरी का कि इलेक्ट्रॉन को गुजरना ही है। ठीक फैन में भी ऐसा क्या होता है, वाइंडिंग होती है कॉपर की, इलेक्ट्रॉन मजबूरी में गुजरता है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन गुजरता है कॉपर कॉइल क्या करती हैं? रोटेट करती हैं, ठीक है। ये आपने 10th में पढ़ा था थोड़ा बहुत, इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। नहीं पढ़ा था तो अब पढ़ेंगे, हम आगे जाके पढ़ लेंगे, ठीक है। तो वोल्टेज का मतलब समझ में आ गया? हाँ भाई, करंट क्लियर है, वोल्टेज क्लियर है, डिवाइसेस क्या इस्तेमाल करते हैं ये क्लियर है, और एक और चीज क्लियर है ना, एक वायर में हमेशा कितना होगा? अरे हाँ बताओ, एक वायर में कितने करंट होंगे? सेम करंट। ये ध्यान रखना, एक वायर में हमेशा क्या रहता है? सेम करंट रहता है। और ये क्वेश्चन पेपर में आता भी है, आपसे बोल देगा कि व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट इन अ वायर, अलग अलग ऑप्शन देगा। करंट, करंट रिमेन्स द सेम। करंट कब चेंज हो जाता है? जब मैं इसके ऊपर एक और वायर पास कर दूं, अब करंट चेंज हो जाएगा। क्योंकि अब क्या है ना, इलेक्ट्रॉन के पास 2 जगह बच गई, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। इलेक्ट्रॉन कहां से जाने की कोशिश करेगा? मैक्सिमम ऊपर से जाने की कोशिश करेगा, तो यहां करंट बढ़ जाएगा। जब तक एक ही वायर है करंट नहीं बढ़ता है, ठीक है। अगला आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेज पे, जिसका नाम है रेजिस्टेंस। क्या होता है रेजिस्टेंस? बताओ। रुकावट। व्हाट डू रुकावट? देखो, आइडियली रेजिस्टेंस का मतलब होता है अ हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो को जो क्या करने की कोशिश करे, वो रोकने की कोशिश करें। रुकेगा नहीं रुकेगा वो वोल्टेज पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब दूसरी चीज, रेजिस्टेंस का मतलब आपके सिलेबस में केवल रुकावट नहीं है, कोई भी डिवाइस को रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। जैसे ये ट्यूबलाइट, इट इज अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। ये फैन, इट इज अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। प्रोजेक्टर, इट इज अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। एवरीथिंग दैट इज यूजिंग सम अमाउंट ऑफ वोल्टेज, जो इलेक्ट्रॉन से उसकी एनर्जी को क्या कर पा रहा है? यूज कर पा रहा है, वो किसकी तरह बिहेव करता है? रेजिस्टेंस। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करेगा वो, तभी इलेक्ट्रॉन को जान देगा, तो इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश करेगा वो, ठीक है। तो आपके सिलेबस में रेजिस्टेंस का मतलब केवल रुकावट नहीं होता, केवल वो जो बनाते हैं वो नहीं होता। कोई भी डिवाइस जो भी एनर्जी को यूज करता है उसको हम रेजिस्टेंस ही मानते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस का नोटेशन कैसी होती है पता है ना? सिंबल इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जब भी आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो ना, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। बट अल्टीमेटली जब भी एक वायर कनेक्ट होती है ना, तो ऐसा नहीं है कि उस वायर में जहां बना होगा वहीं रेजिस्टेंस होगा, पूरी वायर में ही क्या होता है? रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस पूरी वायर में ही क्यों होता है? व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस को बताएगा? कॉज ऑफ रेजिस्टेंस
इन अ वायर। हाँ जब कोई नॉन कंडक्टिव या लेस कंडक्टिव मटेरियल यूज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इंटरफेयर नहीं होता। हाँ, लेकिन कंडक्टिंग भी लोगे तो भी रेजिस्टेंस होगा, हर वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, बस एक सुपर कंडक्टर का नहीं होता। तो बेसिक कॉज जो होता है ना किसका, रेजिस्टेंस का, किस में बता रहा हूं मैं, वायर में, कंडक्टर में बता रहा हूँ, वो होता है कॉलिजन। क्या होता है, कॉलिजन। क्या होता है, कॉलिजन। अब इसको ध्यान से समझना, ये समझ जाओगे तो रेजिस्टेंस समझ जाओगे। ये मान लो एक पाइप है, पानी वाली वाटर पाइप है, और ये एक वायर है इलेक्ट्रॉन वाली, इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसमें वाटर जाएगा, ठीक है। क्या डिफरेंस है दोनों में, बताएगा कोई। जो वाटर की पाइप होती है इट इज अ हॉलो पाइप, बीच में कुछ भी नहीं है, खोखला है, तो पानी स्मूथली पास आउट कर सकता है बिना कोई अपोजिशन के, राइट। लेकिन क्या वायर हॉलो होती है, कभी आपने कॉपर की वायर तोड़ के बीचों से खोखली होती है, वो इलेक्ट्रॉन उस गैप से निकलता होगा, ऐसा तो नहीं होता। इलेक्ट्रॉन को मूव करना पड़ रहा है पूरी की पूरी कॉपर वायर से। अब मान लो अगर ये कॉपर वायर है, ये पूरी की पूरी कॉपर वायर है, तो ये किससे बनी होगी, कॉपर के एटम से, मतलब इसमें होंगे Cu, इसको बोलते हैं मेटल आयंस। तो किससे बनी होगी ये, मेटल आयंस। अब मेटल आयंस क्यों बोल रहे हैं पता है ना, क्योंकि बेसिकली कॉपर इज अ मेटल आयन, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन आगे जाने वाले, ठीक है। अब ये बताओ, जब इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे पास होगा, क्या ये कॉपर के मेटल आयंस को इजीली अलाउ कर देंगे, नहीं। इलेक्ट्रॉन जाएगा, इनसे कोलाइड करेगा, फिर जाएगा, फिर कोलाइड करेगा, फिर जाएगा, फिर कोलाइड करेगा, ठीक है। कोलाइड नहीं भी करेगा तो कॉपर का जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को पहले अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर छोड़ भी देगा। कोई बताएगा क्यों, किसी को आइडिया, कि इलेक्ट्रॉन टकराते हुए आगे ही क्यों जा रहा है, रुक क्यों नहीं रहा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, वोल्टेज, एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है भाई, पीछे से धक्का आ रहा है, पीछे से आ रहा है धक्का, ठीक है, बैटरी लगा रखी है तुमने, तो मजबूरी मूव तो करना ही पड़ेगा। अब इट ऑल, फिर इसके ऊपर बहुत सारी बातें हो सकती है कि मूव करेगा नहीं करेगा, क्योंकि अगर वोल्टेज बहुत कम हुई तो इलेक्ट्रॉन यहीं रुक जाएगा, नहीं मूव कर पाएगा, वहीं रुक जाएगा, इतना प्रेशर ही नहीं है। लेकिन अगर बैटरी बहुत ज़्यादा पावरफुली आराम से क्रॉस करेगा टकराते टकराते, तो व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, क्या बताया, कॉलिजन, कॉलिजन विद द मेटल आयंस। जितने ज़्यादा कॉलिजन होते हैं उतना ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन के फ्लो में क्या आती है, रुकावट आती है। क्या आती है, रुकावट आती है। ये बात समझ में आ गई। सो द बेसिक कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इज कोलिजन्स विद द मेटल आयंस। ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है। तभी क्योंकि कोलिजन होते हैं, इसी की वजह से हम बोलते थे रेजिस्टेंस होता है, तो इसीलिए बोलते थे रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यही था ना, अगर लेंथ बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा लेंथ बढ़ाने से, क्योंकि अभी उसको मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉपर से जाना था, तो अगर आपने इसको डबल कर दिया तो कितने कॉपर से जाना होगा, 16, तो 16 बार टकराएगा, तो पहले से ज्यादा हो गया रेजिस्टेंस। जितनी लंबी रेजिस्टेंस की वायर, उतने ज्यादा एटम्स, उतने ज्यादा कोलिजन, उतना ज्यादा रुकावट। इसलिए रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किस पे, लेंथ पे। फिर एक टर्मिनोलॉजी आती थी, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना बड़ा एरिया उतना रेजिस्टेंस कम, जितना कम एरिया उतना रेजिस्टेंस ज्यादा। अब ये तो बहुत समझाने की कोई ऐसी कुछ खास बात है नहीं इसमें। आप अगर एक बार ये लोगे और एक बार ये लोगे, किस में इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर सकता है, नीचे वाले में। इजीली फ्लो नहीं भी कर सकता तो किससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं, नीचे वाले में। किससे ज्यादा पानी फ्लो होगा, नीचे वाले। अगर ये पाइप होता है इससे पानी इजीली फ्लो हो सकता है, ऐसा नहीं होता। तो जैसे ही आप एरिया बढ़ा सकते हो तो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर पाते हैं, पास कर पाते हैं। इसलिए करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास करते हैं। इसलिए क्या फॉर्मूला बना, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। ठीक है। जब मैं 12th में था तो मेरे जो टीचर थे उन्होंने मेरे को एक चीज बताई थी कि किसी को करंट को एक्सपीरियंस करना हो, और ऐसे एक्सपीरियंस करना हो कि ज्यादा कोई नुकसान भी ना हो, मतलब हल्का सा झटका लगे, तो बोलते थे एक तार लो, जैसे तार आती है उसको छिल लो, उसमें से एक रेशा निकाल लो तार का। रेशा होता है ना, तार के अंदर देखोगे तो बहुत सारे छोटे छोटे रेशे होते हैं। अब ये मत लेना कि आपने तार ही बहुत मोटी ले ली तो उसके रेशे भी बहुत मोटे होंगे, उसके रेशे बहुत पतले होने चाहिए, स्पीकर की वायर जैसे, जिसके बहुत ही हेयर लाइक वो होंगे, जितने बाल होते हैं ना उतने पतले वो होने चाहिए रेशेज के। उसको प्लग में डालो, बटन ऑन कर दो, पकड़ लो उसे, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कोई बताएगा, क्योंकि इसका एरिया क्या है, बहुत ज्यादा कम है।
तो उसका रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो नहीं पाएंगे, करंट की वैल्यू ऑलरेडी बहुत कम रहेगी, और थोड़ी देर में ही, कुछ ही सेकंड में रेजिस्टेंस क्योंकि बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से वो गर्म होने लगेगा और वो जल जाएगा। विद इन फ्यू सेकेंड्स उसमें आग लग जाएगी और वो खुद ही टूट जाएगा बीच से। ठीक है, समझ में आया? तो घर में ट्राई करना होता है एट योर ओन रिस्क, मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। ठीक है, समझ में आया? तो उसकी एडिटिंग तो मैंने ही करनी है। ठीक है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता था ये बताओ? रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन दी लेंथ एंड एरिया। अब एरिया में ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये ध्यान रखना। क्या है? क्रॉस सेक्शन। एरिया में बच्चे कई बार क्या करते हैं, पूरी वायर का एरिया ले लेते हैं, 2 पाई पता नहीं क्या क्या लेते हैं। इसके एरिया की बात हो रही है, मोटाई वाले एरिया की, पूरे एरिया की बात नहीं हो रही। CS से मतलब आता है ना सिलेंडर का, ठीक है, वो जो गोल है सर्कल के एरिया की बात हो रही है। ठीक है, एक चीज रह गई क्या बताओ? एक चीज रह गई क्या? कांस्टेंट। लेकिन क्यों कांस्टेंट की जरूरत क्या है? लेंथ और एरिया पे तो डिपेंड करना चाहिए रेजिस्टेंस। नेचर। किस पर डिपेंड करना चाहिए? नेचर। अब तुम खुद सोच के देखो ना, नेचर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? मान लो एक वायर ए है, एक वायर बी है, दोनों की लेंथ सेम, दोनों का एरिया सेम, लेकिन एक है किसकी? नाइलॉन की, और एक है कॉपर की। क्या दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा? नहीं, नाइलॉन वाला तो करंट को अलाउ भी नहीं करेगा। तो केवल अगर रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता था तो दोनों का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए था? सेम। लेकिन नहीं हो रहा सेम, इसका बहुत ज्यादा हो रहा है। मतलब एक फैक्टर और है जिसको क्या बोलते हैं हम? नेचर ऑफ मटेरियल। और उसी के लिए क्या लगता था? एक कांस्टेंट लगता था रो, जिसको क्या बोलते थे हम? रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता था? नेचर ऑफ मटेरियल। और इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती थी, गिवन होती थी किसी भी मटेरियल के लिए। ठीक है, जब भी ये टॉपिक मैं 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाता था, हमेशा ये बोलता था कि ये फॉर्मूला आपको याद करना है तो आपको एक चीज याद करनी है, सिंपल। मान लो आपके घर में AC फिटिंग वाला बंदा है, आपका जो AC वाला स्विच है वो बहुत दूर है, उसने बोला कि आपको एक्स्ट्रा वायर लेके आनी है कनेक्शन करने के लिए। तो सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आएगी वो क्या आएगी? कि मुझे कहाँ जाना है? बिजली की दुकान में। सही है, ऋषि एंड रक्षित क्या हो गया भाई? ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, आपको कहाँ जाना है? बिजली की दुकान में। मतलब सबसे पहले यू आइडेंटिफाइड की व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल यू नीड। ऐसा भी तो हो सकता था कि कपड़े की दुकान में जाकर वायर ले आते, पर नहीं। क्यों नहीं लेके आए? आपने पहले नेचर सेलेक्ट किया कि मेरे को कौन से नेचर की वायर चाहिए। तो सबसे पहले हमने किसका डिसाइड किया? रो का, कि मेरे को कम रेजिस्टेंस वाली वायर चाहिए। कम रेजिस्टेंस किसका होगा? जो ज्यादा कंडक्टिंग वायर होगी। अब दुकान में भी गए तो दुकान में उसने बोला आपके पास, मेरे पास 2 तरह की तारें हैं, एक है कॉपर की वायर, एक है एल्यूमिनियम की वायर, कौन सा चूज करोगे? कॉपर वायरिंग। क्या यूज करेंगे हम? कॉपर। क्यों? एल्यूमिनियम और कॉपर में भी किसका रेजिस्टेंस कम होता है? कॉपर का। उसके बाद नेक्स्ट चीज आपसे पूछेगा क्या? कितने mm की वायर चाहिए। कभी आप गए इलेक्ट्रिकल शॉप में, वो आपसे पूछता है कितने mm की तार चाहिए। मतलब होता है मोटाई। अब आपको नहीं पता होगा कितने mm की चाहिए, तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो ये बोलेगा क्या चलाना है। तो आप बोलोगे AC चलाना है। अगर आप बोलोगे AC चलाना है तो आपको वो ज्यादा मोटी वायर देगा। अगर आप बोलोगे मेरे को बल्ब जलाना है तो पतली वाली वायर देगा। दोनों की कॉस्टिंग में भी बहुत ज्यादा फर्क होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा वो? कितने लेंथ चाहिए। तो सारी चीज हो गई कनेक्ट, नेचर, मोटाई, लेंथ, तीनों को मिला के बनता है रेजिस्टेंस। तो जब भी एक वायर लेने जाते हो तो आप खुद से डिसाइड करते हो कि मेरे को कितने रेजिस्टेंस की वायर चाहिए। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, जब हम कॉपर की बात करते हैं तो हम इस फॉर्मूले को नहीं भी याद करें तो भी चल जाएगा, क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होता ही नहीं कि लेंथ एरिया से ज्यादा कोई फर्क पड़े। आप बहुत लंबी वायर भी ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जनरली उनके लिए ज्यादा होता है जिनकी रेजिस्टिविटी वैल्यू ऑलरेडी क्या होती है? बहुत ज्यादा हाई होती है, वहां पे लेंथ का बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं हम, तीसरी चीज रेजिस्टेंस को। विनायक जाना है क्या? है? चलो फिर जिसको लिखना है लिख लेना। रेजिस्टेंस, it is the opposition to the flow of charges.
मेरे ऊपर वाले मेरे करते थे, बाकी आप करते रहो। 2-3 टॉपिक और पढ़ने हैं हमें, इसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी। जिसमें पहला तो टॉपिक बहुत सिंपल है, जिसका नाम है ओम्स लॉ। सबने पढ़ रखा होगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बहुत सिंपल बात बोलता है, अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ जाएगा ना इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ज़्यादा फास्ट मूव करेगा वो, ठीक है। तो वोल्टेज या पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो V इक्वल टू क्या आता था, आई आर। इसी को क्या बोलते थे हम, ओम्स लॉ। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। इतना ही लिखना है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, ना कभी पेपर में आने वाला है, ये 10th में आ चुका था। ठीक है, इसके बाद जो हमें समझनी है वो है एनर्जी। एनर्जी कौन सी एनर्जी, किसकी एनर्जी की बात हो रही है, कोई सी भी एनर्जी हो, हीट एनर्जी, ठीक है, लाइट एनर्जी, ऐसा कोई सी भी एनर्जी हो, अल्टीमेटली फॉर्मूला एक ही लगेगा, क्योंकि एक ही फॉर्मूला है, जितना करंट जाएगा उतनी एनर्जी इस्तेमाल होगी। कैसे निकलेगा बताओ फॉर्मूला, हाफ सी वी स्क्वायर। वाह, कैपेसिटर की एनर्जी नहीं बोल रहा मैं, हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में एनर्जी निकाल रहे हैं। एनर्जी कैसे निकालेंगे, देखो बहुत सिंपल है। हमने ऑलरेडी एक फॉर्मूला पढ़ रखा है पोटेंशियल का। पोटेंशियल का फॉर्मूला सबको याद है, क्या था, वर्ड अपॉन में चार्ज, यही है। तो किसी वायर से कुछ चार्ज जा रहे होंगे तो वही वर्क करेंगे। तो मैंने आपको बता रखा है जो वर्क होता है वही क्या होती है, एनर्जी। 11th में पढ़ा था हमने वर्क एनर्जी थ्योरम, जो वर्क होता है वही एनर्जी होता है। तो वर्क क्या आ गया आपको पास बताना जरा, पोटेंशियल इनटू में चार्ज, यही आ गया, सही है। अब बताना W आएगा, पोटेंशियल का V आएगा, इसका क्या आएगा Q, यही आता है। अब Q खुद से क्या होता है आपको पता है ना, चार्ज। करंट क्या था किसको पता है, I इक्वल टू क्या था, Q बाई टी। तो Q क्या है यहाँ से, आई टी, यही आया। तो यहाँ पे इस Q की जगह लिख सकता हूँ मैं W इक्वल V, इसकी जगह लिख सकते हैं हम I, इसकी जगह लिख सकते हैं T। तो यही फॉर्मूला होता था वर्क का, और यही फॉर्मूला होगा किसका, एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना, VIT, ठीक है, जिसको हम U से दिखाते हैं। और एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा रखा होगा, कौन सा वाला, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या था वो, इसी को अगर मैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से कनेक्ट करूं, एनर्जी क्या है आपके पास, VIT, यही आई। V इक्वल टू क्या होता है हेयर, V इक्वल टू क्या होता है IR। तो IR को इसमें पुट करो, क्या आएगा, एनर्जी क्या जाएगा, U इक्वल टू IR फिर IT। तो I और I स्क्वायर RT। और यही फॉर्मूला दिया था उसने किसका, हीट एनर्जी का, कि कोई भी वायर या कंडक्टर कितना हीट करता है वो किस किस पर डिपेंड करता है, कोई भी कंडक्टर इतना ही हीट करेगा जितना उससे करंट पास होगा, जितना उसका रेजिस्टेंस होगा, और जितने टाइम के लिए पास होगा। ज्यादा टाइम के लिए पास करोगे तो ज्यादा हीट जनरेट होगी। तो एक फॉर्मूला ये हो जाता है VIT, एक फॉर्मूला हो जाता है ये। दोनों फॉर्मूले सेम ही है, बस अगर वोल्टेज गिवन होगी तो ये लगता है, वोल्टेज गिवन नहीं होगी तो ये लगता है। ठीक है, इसके बाद एक टर्मिनोलॉजी और आती थी, इसको बोलते थे पावर। पावर सबको पता है क्या होता है, पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क डन अपॉन में टाइम। क्या होता है, वर्क डन अपॉन में टाइम। तो पावर को मैं ये भी लिख सकता हूँ एनर्जी अपॉन में टाइम, क्योंकि वर्क ही तो एनर्जी है। और एनर्जी कितनी आई, VIT, T से T कट गया तो पावर का फॉर्मूला क्या बन गया, VI। तो पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट। ये फॉर्मूला है पावर। एनर्जी में टाइम भी आता है, पावर में टाइम नहीं आता है। क्लियर है ये चीज। एक लास्ट चीज और करनी है बस हमें, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इरेज कर दे बीच वाला, पावर वाला पार्ट। ठीक है। रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होती है सबको पता है ना,
जब भी इस तरीके से रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं, ये अगर R1 है, या R2 है, या R3 है, तो इसका नेट रेजिस्टेंस कितना आता था, किसी को याद है? R सीरीज कितना होता था? डायरेक्टली इसको प्लस कर देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। पर ये तो फॉर्मूला आपको पता है, पर आपको इसमें जो पता होना चाहिए वो चीज़ क्या है कि जब भी रेजिस्टेंस सीरीज में होता है तो क्या चीज़ सेम रहती है? करंट, क्योंकि एक ही वायर है, करंट सेम रहता है। क्या चीज़ डिवाइड होती है? वोल्टेज। इसकी वोल्टेज होगी V1, इसकी वोल्टेज होगी V2, इसकी वोल्टेज क्या होगी? V3। तो वोल्टेज या पोटेंशियल लिख दे, वोल्टेज दोनों लिख देते, चलो वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिवाइड हो जाती है, ठीक है। इसी का जस्ट उल्टा है क्या? रेजिस्टेंस इन पैरेलल। क्या होता है इसमें? 3 रेजिस्टेंस है, 1 2 3, R1 R2 R3। तो 1/R पैरेलल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और इसमें करंट डिवाइड करता है, करंट इसमें जो करंट जा रहा है वो I1, इसमें जो करंट जा रहा है I2, इसमें जो करंट जा रहा है I3। तो करंट डिवाइड, ठीक है, जो कि क्या हो गया? I1, I2, I3। और क्या सेम रहता है? वोल्टेज रिमेन्स सेम, वोल्टेज सेम रहती है। ये आपको याद होना चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। और कुल मिला के इतना ही चीज आपने पढ़ी थी 10th में, इससे ज्यादा मेरे ख्याल से और कुछ था नहीं उसमें। इतनी ही चीज आपकी 12th में भी काम आने वाली है, ठीक है। ये चीज बढ़ जाएंगी अब काफी हद तक। अब एक ही करके मेरे को बता दोगे जल्दी जल्दी तो उसका छुट्टी कर लेंगे, ठीक है। पहले उतार लो जल्दी जल्दी शुरू से अब तक जो जो पढ़ा हमने। क्लास का कुछ तो आउटपुट निकला है ना गिंजन? बिना आउटपुट के फिर तो कुछ भी काम नहीं करा जाता ना। चलो एक बार जल्दी जल्दी मेरे को बताएंगे। त्रिना बताएगा मेरे को। त्रिना सबसे पहले करंट का फॉर्मूला I इक्वल टू क्या लिख दूं? I इक्वल टू Q/T, सबको याद है? अच्छा करंट स्केलर है वेक्टर है? स्केलर है, ठीक है। अब करंट स्केलर क्यों है सबको पता है ना? क्योंकि करंट वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। वेक्टर एडिशन को याद है ना? अगर मान लो एक वायर में 5 एम्पेयर करंट जा रहा है, एक वायर में 3 एम्पेयर करंट जा रहा है, यहाँ से 2 वायर है, तो मेरे को ये थोड़ा बोल दोगे कि नेट करंट बीच में जाएगा? बीच में वायर ही नहीं है, कहाँ से जाएगा करंट, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन तो ले नहीं सकता, ठीक है। इसलिए करंट क्या एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। I इक्वल टू Q/T, इसके ऐसा यूनिट बोलो एम्पियर, इसके ऐसा यूनिट कूलम, इसकी क्या सेकंड। वोल्टेज का फॉर्मूला वर्क डन बाय चार्ज, वोल्टेज का ऐसा यूनिट वोल्ट, वर्क का जूल, चार्ज का कूलम। ओम्स लॉ V इक्वल टू वोल्ट एम्पियर ओम। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इक्वल टू रो L बाई A। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, लेंथ, एरिया। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, लेंथ ऑफ वायर, एरिया ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसके अलावा एनर्जी का फॉर्मूला U इक्वल टू VIT या फिर I² RT। जब भी ये वाला फॉर्मूला लगता है तो इसका मतलब ये किसका है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। और पावर का फॉर्मूला होता है VI। रेजिस्टेंस अगर सीरीज में होंगे तो क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या चीज सेम रहेगी? करंट। क्या चीज डिवाइड हो जाएगी? वोल्टेज। अगर पैरेलल में होगा तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्या चीज सेम रहेगी? क्या चीज चेंज हो जाएगी? करंट। वेरी गुड। जिस मोटिवेशन से आपने मुझे अभी बताया है, इसी मोटिवेशन से जब आगे पूछेंगे तब भी बता देना, तो आपका ये चैप्टर इजीली हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था बेसिकली। चलो फिर आज के लिए क्लास यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज हमको करना है एक टॉपिक, थोड़ा टाइम लगेगा इसको करने में। इसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लिखना मत प्लीज, पहले समझ लेना, बहुत ही स्लो स्लो करेंगे ताकि हर बच्चे को समझ में आए, ठीक है। मान लेते हैं जैसे हमारे पास ना एक बैटरी होती है, बैटरी सबको पता है ना, इसका एक नेगेटिव टर्मिनल होता है और एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है। और इसमें मान लो एक बल्ब है, उसको हमने ऐसे कनेक्ट किया है। चलो यहाँ फोकस करो। बैटरी में नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल है, और बैटरी को लगाया इसलिए जाता है क्योंकि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स निकलते ऐसे करके इस बल्ब से पास होते हैं, बल्ब ग्लो करता है और इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं पॉजिटिव टर्मिनल में। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। इसी को हम करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो। इसका फॉर्मूला क्या था? I इक्वल टू Q/T। पर मैंने अभी जो बताया वो तो बहुत सिंपल प्रोसेस बता दी ना कि इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। बट ये जो वायर है,
वायर है, क्या ये इतनी सिंपली इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना अलाउ करती है? नहीं। ठीक है, अब इसको समझेंगे कैसे। ये जो मैंने बनाया ना बेसिकली ये यही वायर है, बस इसका कौन सा वर्जन है? जूम वाला वर्जन है, मतलब जूम कर दिया वायर को, क्या कर दिया है? अब ये जो वायर होगी ये किसी ना किसी चीज की तो बनी होगी, मतलब इसकी बनी होगी, उसके एटम्स होंगे इसके अंदर। तो मान लेते हैं उस एटम को ए करके बना देते हैं। कैसे करेंगे? समझ में आई बात? और यहां से मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन आया, कहां से आया होगा? बेसिकली बैटरी से आया होगा, बैटरी से। अब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इस वाले एटम के पास, ठीक है। जैसे ही इसके पास जाएगा इसके पीछे एक इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, क्योंकि बैटरी लगी पड़ी है, बैटरी लगातार इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर रही होगी। अब ये इलेक्ट्रॉन को जंप करना पड़ेगा मजबूरी में यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा? दूसरा वाला। फिर इसके पीछे एक और इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। और फिर ऐसे जंप करते करते इधर की तरफ जाएगा। ये बात समझ में, ये बात समझ में। लेकिन ये कब हो रहा है? जब क्या लगी पड़ी है बाहर? बैटरी। क्या लगी पड़ी है? बैटरी। तो ना फोन रख दीजिए प्लीज, ध्यान फोकस करिए। अगर बैटरी नहीं लगी होती तो भी ये जो वायर थी ये किसी ना किसी चीज की तो बनी होती, मतलब तब भी इसमें एटम्स होते ही, और एटम्स के पास क्या होते बताओ? बोलो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। हर ऑर्बिट में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जनरली जिस भी चीज की हम वायर बनाते हैं वो बेसिकली एक कंडक्टर होता है। कंडक्टर मतलब जो इलेक्ट्रॉन को इजीली फ्लो करना अलाउ करते हैं, ठीक है। क्या कलर करते हैं? इजीली फ्लो अलाउ करते हैं। और मेटल्स में आपने जनरली सुना होगा कि मेटल के लास्ट शेल में एक या दो इलेक्ट्रॉन, तब इसको मेटल्स बोलते हैं, क्योंकि एक या दो इलेक्ट्रॉन कोई भी रखना नहीं चाहता, बल्कि एक या दो इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहता है? वो डोनेट करना चाहता है। एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान होता है, ये तो पढ़ रखा होगा आपने, कितनी केमिस्ट्री तो आती होगी। तो इनिशियली जब इसमें कोई भी बैटरी नहीं है, क्या इलेक्ट्रॉन अपने आप इधर की तरफ जाएंगे? बताओ, क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि न्यूटन ने बोला था भैया बिना फोर्स के तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। तो अभी कोई फोर्स लग नहीं रहा, तो इलेक्ट्रॉन कहीं जाएंगे नहीं। बेसिकली इलेक्ट्रॉन बस रैंडमली यहाँ क्या करते रहेंगे? मूव करते रहेंगे। अब कैसे मूव करेंगे वो किसी को नहीं पता, क्योंकि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन के मॉडल बहुत सारे हैं। इलेक्ट्रॉन ऐसे भी ऑर्बिट करता है, अगर वेव की फॉर्म में इमेजिन करोगे तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भी ऑर्बिट कर सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन एक्चुअली मूव कैसे करता है वो रियलिटी में किसी को नहीं पता, पर इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में तो नहीं जाएंगे, इतना तो पक्का पता है, ऐसे ही मूव करेंगे। ये बात समझ में? तो अब इसी वायर को मैं दोबारा से बनाता हूं, और इस बार एटम से नहीं बनाऊंगा मैं वही बता दूंगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहा होगा तो कोई इलेक्ट्रॉन भी इधर की तरफ जा रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा रहा होगा तो कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा होगा। सही है। तो मैंने फिलहाल क्या किया, इस वायर के इलेक्ट्रॉन्स को, इस वायर के बेसिकली ये जो वायर थी इस वायर के इलेक्ट्रॉन्स की मैंने रैंडम ओरिएंटेशन दिखा दिया। रैंडम ओरिएंटेशन मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी जाने के लिए बिल्कुल कंप्लीटली क्या है? फ्री है। सही है, ये बात सही है। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन नीचे पे जा रहा हो, मान लो 2 मीटर पर सेकंड पे, क्या कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा जो ऊपर भी जा रहा होगा 2 मीटर पर सेकंड से? होगा कि नहीं होगा? तुम खुद बताओ। होगा ना, क्योंकि इतनी सी वायर में भी मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे और मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, और मिलियंस में से कोई तो ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा जो कि नीचे जा रहा होगा, तो कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर तो जा ही रहा होगा ऑन एन एवरेज देखिए जाए तो। बिना बैटरी के अब मेरे को बताओ इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा वो कैसा होगा? कैसा होगा बिना बैटरी के? रैंडम। बस कैसा होगा? रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ये किसके साथ है? बिना बैटरी के। किसके साथ है? बिना बैटरी। ये बात समझ में आ गई? लेकिन जैसे ही इस वायर को मैं एक बैटरी लगा देता हूं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करेंगे? नहीं। अब तो बैटरी लग गई, यहां से इलेक्ट्रॉन आना चालू कर दिया, और ये इलेक्ट्रॉन इससे क्या बोलेंगे? भैया तेरे को भी किधर जाना है? किधर जाना है? अब बेसिकली हुआ क्या, जो इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा था ना ऐसे करके, उसको मजबूरन कहां मुड़ना पड़ेगा? जो इलेक्ट्रॉन पीछे जा रहा था उसको कैसे मूव करना पड़ेगा? इधर। जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था वो तो ऑलरेडी इधर जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा था वो कैसे जाएगा? कुल मिला के हो क्या रहा है? ऐसे वाले इलेक्ट्रॉन ऐसे मुड़ गया क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल है, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन ऐसे मुड़ गया क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर वाला तो इधर जाएगा, जो पीछे जा रहा था घूम के जा रहा होगा इससे। अगर यही चीज आप कार में इमेजिन करो तो इसको क्या बोलते हैं? कभी कार रेसिंग देखी है? अगर कोई गाड़ी सीधे जा रही है एकदम ब्रेक लगा के ऐसे मोड़, इसको क्या बोलते हैं कि कार ने क्या किया? ड्रिफ्ट होता है, ड्रिफ्ट मारना। ठीक है, बाइक से भी करते हैं लोग, स्कूटी से भी करते हैं, ब्रेक दबा के एकदम मोड़ देना, क्या बोलते हैं उसको? ड्रिफ्ट। और वही काम यहाँ पे कौन कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोला जाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
बेसिकली इलेक्ट्रॉन की वो वेलोसिटी जो आती है जब आप उसके पास क्या कनेक्ट कर देते हो, एक बैटरी। सबको समझ गया है? तो अब मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेफिनेशन कर रहा हूं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द वेलोसिटी विद व्हिच इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ भागते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। किसके, कंडक्टर। ठीक है, इनिशियली नहीं होती क्योंकि बैटरी नहीं होती, जैसी बैटरी लगती है फिर ये भागने लगता है। ये बात समझ में आ गई सबको? इतनी बात क्लियर है? युवराज इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब मैं अगर इसको मिटो देता हूँ फिलहाल के लिए और आपको मैं एक बार ब्रीफ में समझा देता हूँ तो फिर आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, इनिशियली जब कोई बैटरी नहीं लगी क्या इलेक्ट्रॉन सारे एक ही डायरेक्शन में आ जाओगे? नहीं आ जाओगे। तो कोई प्लस का 2 होगा तो कोई माइनस का 2 भी होगा, कोई प्लस का 4 होगा तो कोई माइनस का 4 भी होगा। तो मान लेते हैं कि n इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन लेफ्ट जा रहा है तो कोई इलेक्ट्रॉन राइट जा रहा है। इसको मैं पहला इलेक्ट्रॉन मान लूं n1, इसको मान लूं n2, इसको मान लूं n3, ऐसे करते करते n आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। सही है? तो पहले इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी वो होगी u1। क्या होगी? u1। सही है? दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी u2, तीसरे की, ऐसे करते करते अगर मैं सारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को प्लस कर दूं तो आपके हिसाब से क्या आएगा? क्या आएगा आपके हिसाब से? हाँ, क्या आएगा बताओ? जीरो आएगा ऑब्वियसली। क्या आएगा? क्यों आएगा जीरो? सपोज करना है क्योंकि एक अगर प्लस का 2 का तो एक, अगर u1 की जगह प्लस 2 रखोगे तो इसके साथ इसके पेयर में कोई तो होगा -2 वाला, कोई प्लस का 4 होगा तो कोई माइनस का 4। तो इनिशियली जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है? क्या होती है? अब सबको एवरेज निकालना आता है। एवरेज कैसे निकालते हैं? जितने आपने इलेक्ट्रॉन्स लिए उसी को उतने नंबर से क्या कर दो, डिवाइड। तो अगर मैं इसको n से ही डिवाइड करूं और इधर भी n से डिवाइड करूं, इधर तो करना नहीं होगा, बेसिकली एवरेज निकलेगा, वो कभी जीरो ही आएगा। तो मतलब एवरेज इनिशियल वेलोसिटी की क्या होगी? जीरो ही होगी, क्योंकि वैसे भी जीरो ही। लेकिन जैसे ही मैं बैटरी लगाऊंगा, जैसे ही मैंने क्या लगाई, बैटरी लगाई, अब सारे इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? एक डायरेक्शन में। तो अब जो वेलोसिटी है वो क्या होगी पता चला? v1 v2 v3 vn। ये थी इनिशियल वेलोसिटी विदाउट बैटरी, ये वेलोसिटी विद बैटरी। सही है? अब बताओ इनको प्लस करके क्या आएगा? क्या जीरो आएगा? नहीं आएगा ना। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सबके सेम डायरेक्शन है ना। अब अगर पहला 2 होगा दूसरा 3 होगा, प्लस माइनस का नहीं होगा, वो प्लस का ही होगा क्योंकि एक ही डायरेक्शन है सब। तो सारी सारी वैल्यू प्लस की होगी। ये बात समझ में आई? और इसी की हमको वैल्यू निकालनी है, इसी को बोलते हैं एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये डेरिवेशन इसी बारे में है कि जब आप किसी भी कंडक्टर को बैटरी लगा देते हो तो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स कितनी स्पीड से बढ़ते हैं, उसी को बोलता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और वो हमें निकालनी है। ठीक है, समझ में आई बात? इतनी बात क्लियर है? ठीक है, चलो अब इसको लिखते हैं साथ के साथ और समझते जाते हैं। तो पहले देखते रहना, ऐसा मत करना कि बिल्कुल क्या करते हैं लिख दे जाना। तो इनिशियली बताओ, ये आपके पास हो गया कंडक्टर। इनिशियली विदाउट बैटरी इलेक्ट्रॉन्स मूव इन रैंडम डायरेक्शन। सही है? इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं? रैंडम डायरेक्शन। तो कोई इलेक्ट्रॉन नीचे होगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर होगा, कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर होगा, तो कोई इलेक्ट्रॉन नीचे होगा। ठीक है, इधर को तो नहीं जाएगा, वो इधर को जाएगा। ठीक है, इसको बोल देते हैं u1, इसको बोल देते हैं u2, इसको बोल देते हैं u3, इसको बोल देते हैं u4। अब u क्या है पता है ना? u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहां पे लिखूंगा u1, u2 ऐसे करके u1, ये क्या है हमारे पास? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ये सारे क्या हैं? इसकी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सही है? नाउ अब पता चला क्या करूंगा मैं? u1 u2 u3 ऐसे करके u1 तक करूंगा तो क्या आएगा? 0। क्यों आएगा पता है ना? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन रैंडम डायरेक्शन। सही है? इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं? रैंडम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मेरे को एवरेज निकालना हो तो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकलेगा? u1 plus u2 plus u3 un divided by and वो भी क्या आएगा? सही? ये तो क्या इनिशियल केस। नाउ
of battery is applied to conductor. अब क्या लगा दी बताइए, बैटरी लगा दी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था इसको मजबूरन इधर मोड़ना पड़ेगा, हो जाएगा V1, जो इधर जा रहा था उसको ऐसे मोड़ना पड़ेगा, ये जाएगा V2, जो ऊपर जा रहा था उसको ऐसे मोड़ना पड़ेगा, ये जाएगा V3, और जो नीचे जा रहा था उसको ऐसे मोड़ जाएगा, वो जाएगा V4। सही है, ठीक है। Now battery supplied and all electrons are drifted towards positive terminal of the battery। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। यहाँ बनाते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, सही है। तो अब वेलोसिटी क्या होगी? v1 प्लस v2 प्लस v3, ऐसा करते करते किया, ठीक है। फाइनल वेलोसिटीज v1, v2, v3, ठीक है, ये होगी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। अब मेरे को बताना u से v निकलता कैसे? अब तक आप कैसे निकलता है u से v? आपने जब तक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कैसे निकालेंगे बताओ। अब बस u है, अब तो v निकालना है, कैसे निकालेंगे? कोई तो बोलो, मैं सही बोल रहा था, बोल यस। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? v इक्वल टू u प्लस v यूजिंग इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? v इक्वल टू u प्लस 80। अगर मैं पहले इलेक्ट्रॉन के लिए लगाऊं तो क्या आएगा बताना जरा? v1 आएगा और क्या आएगा? u1 प्लस 81। ठीक है, समझ में आई? ये फॉर्मूला सबको समझ में आया? v1 इक्वल टू u1 प्लस 81। अब देखो पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, पहली इनिशियल वेलोसिटी a में नहीं आएगा 1, p में 1 आएगा। अब इसका मतलब समझ में आया क्या है? a में क्यों नहीं आ रहा 1, कोई बताएगा? a मतलब क्या है? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कौन करता है? जो फोर्स पर करता है। फोर्स कौन लगा रहा है? बैटरी लगा रहा है। सारे इलेक्ट्रॉन के लिए बैटरी सेम ही, तो फोर्स भी सबके लिए सेम है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? सेम होगा। लेकिन टाइम क्यों अलग होगा? क्योंकि टाइम है जब तक वो मूव कर पाया। कब तक मूव कर पाएगा? जब तक किसी से टकराएगा नहीं। अब कौन इलेक्ट्रॉन कब टकराएगा इसका कोई फिक्स टाइम है? तो हर कोई अलग अलग टकरा सकता है, इसलिए टाइम सबका क्या होगा? अलग अलग। ऐसे ही अगर मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए निकालूं तो क्या आएगा? u2 प्लस 82। सही है। ऐसे करते करते अगर आप n इलेक्ट्रॉन पर जाओगे तो क्या आएगा बताओ जरा? u1 प्लस 80n। सही है, सही है। अगर इन सारी चीजों को प्लस कर दो, एडिंग ऑल वेलोसिटीज, क्या आएगा आपका बताओ? v1 प्लस v2 कहां तक? vn तक। फिर u1 प्लस u2 कहां तक? un तक। फिर 81 प्लस 82 कहां तक? ATN तक। ये की समझ में आई क्या क्या बनी? ये समझ में आई? बेसिकली लेफ्ट वाले को ऐड किया यार, एक बार पहले ना। हाँ जी, फिर इसको ऐड किया तो ये आया प्लस, सबके पास था प्लस आया। फिर 81, 82, 83, मतलब लाइन वाइज ऐड कर दिया सब, ठीक है। लाइन वाइज क्या कर दिया? ऐड कर दिया। और अब इनको डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय एन। क्यों किया ये पता चला? एवरेज निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? एवरेज। अब मुझे कोई ये बताएगा कि एवरेज निकालना क्यों पड़ रहा है, क्यों हम प्लस कर रहे हैं, क्यों हम अलग अलग वेलोसिटीज में नहीं निकाल सकते, एवरेज क्यों निकाल रहे हैं? हाँ सही बोल रहा है, कोई बोल रहा है। क्योंकि आप खुद सोचो कि किसी भी कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हर किसी की वेलोसिटी क्या होगी? अलग अलग होगी। तो क्या सबकी वेलोसिटी निकालते रहेंगे क्या? पागल हो जाएंगे हम तो। इससे अच्छा क्या करें हम? कोई एक ही वेलोसिटी निकाले ना, जो सबका क्या है, कंबाइन करके है। एवरेज यही होता है ना जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। जैसा मान लो बोलते नहीं किसी क्लास का रिजल्ट 90% आया, इसका मतलब क्या सारे सबके 90 आए होंगे? नहीं, किसी का 100 भी आए होंगे, किसी का 80 भी आए होंगे, लेकिन कुल मिलाकर प्लस माइनस करके बीच की 90 की वैल्यू निकालेंगे। वैसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो बहुत फास्ट मूव करेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो बहुत स्लो भी मूव करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर उनकी कोई एक ही वेलोसिटी जो उनके बीच की रही थी,
और वो कैसे निकालते हैं, जितनी भी वेलोसिटी उनको प्लस करते हैं और किससे डिवाइड कर देते हैं हम, n से। तो सारी वेलोसिटी हमने प्लस कर दी, अब n से डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा बताओ, v1 प्लस v2 vn तक डिवाइड बाय n, यहाँ पे u1 प्लस u2 un डिवाइड बाय n, और यहाँ से a कॉमन निकाल लो, t1 प्लस t2 कहाँ तक, tn डिवाइड बाय n, सही है। अब ये जो टर्म है ये क्या है बताना जरा, v1 क्या था हमारे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, v2 क्या है हमारे पास, ये क्या है, और उसका क्या निकाला मैंने, एवरेज। तो ये क्या हो गई, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या होगी ये, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये जो पूरी टर्म होती है ये हो जाती है आपकी एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब पेपर में मतलब क्या जाना था, इसको हम vd से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, vd से। ये पूरी टर्म कितनी हो गई, ये हमने ऑलरेडी निकाली थी, कितनी है, इनिशियली वेलोसिटी सबकी एवरेज क्या आई थी, तो इस पूरे टर्म का सब क्या होगा, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे t1 t2 किसका टाइम है, t1 किसका टाइम था, पहले इलेक्ट्रॉन का, t2 कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मिलियंस ऑफ, क्या सबका टाइम निकाल देंगे, नहीं, टाइम का भी एवरेज निकाला है, तो इसको बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं इसको, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है, इसको हम समझेंगे, पहले इसका नाम लिख देते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। और इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से। तो ये पूरी टर्म बन गई vd, ये बन गया 0 और ये बन गया a और ये बन गया टाउ। तो vd क्या आ गया हमारे साथ, a टाउ, क्या आ गया बस a टाउ, ठीक है, इतनी वेलोसिटी आ गई, ठीक है। अब पहले यहाँ पे सुन लो, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, बेसिकली वो टाइम जिस टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर पाया उसी को रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉन पहली भटक रहा है, दूसरी भटक रहा है, टकराने के बीच में वो आराम से क्या कर पाया, चल पाया, तो वही जो चलने का टाइम था उसी को क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन। जिस टाइम पे वो रिलैक्स आराम से चल पाया, ठीक है, उतने टाइम में एक्सेलरेट हुआ था, तो क्या बना vd = a टाउ। ये बात समझ में आई। अब इसके बाद तो हमारे पास जगह ही नहीं सॉल्व करने के लिए, तो पहले सर इलेक्ट्रॉन्स में वेलोसिटी एक्सेलरेशन से नहीं है, पर टाइम से एक्सेलरेशन तो बैटरी प्रोवाइड कर दी सेम है, टाइम होता है टकराने के बीच का। अब पहला इलेक्ट्रॉन क्या पता जल्दी कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन में भी देर में टकरा है, दोनों का रिलैक्सेशन टाइम क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, ठीक है, इतना बता रहा हूं। चलो यहां तक समझ में आ गया, vd = a टाउ, ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब देखो ये जब हमने निकाला ना, तो ऐसा नहीं है कि हमने कुछ नई चीज निकाल ली। अगर आपको सिंपल इतना बिना लिखे भी एग्जाम में इतना आदत होगी कि v का फॉर्मूला क्या होता है, v = u + ad, u क्या है, u क्या है 0, तो v = क्या जाएगा ad, दैट्स ऑल, यही है। बस उसी चीज का हमने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया कि क्यों हुआ, e जो है वो कैसे निकालें, वो हम नहीं निकाल सकते, तो क्या होगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, वो नहीं निकाल सकता, देंगे हाँ वो क्वेश्चन में गिवन होता, हम नहीं निकाल सकते। उसको निकालने के लिए बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, पर देख के तो नहीं निकाल सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आप देख नहीं सकते, ठीक है। चलो अब मेरे पास क्या आ गया बताओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी = a टाउ, ठीक है, ये आ चुका है मेरे पास, ये चीज क्लियर है सबको। अब यहाँ पे मतलब जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है उसका जो फॉर्मूला है एक्सेलरेशन टू टाइम, एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, बैटरी, पर कितना प्रोवाइड करेगी कैसे पता चलेगा, ये नहीं पता ना, तो यहीं पे हमको a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और इसमें पुट करना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे देखो, यूजिंग न्यूटन्स लॉ। न्यूटन ने क्या बोला था, F = क्या होता है, सही है, ये हमने पढ़ा था। और हमने फ्रॉम कूलम्स लॉ के हिसाब से आपने एक और चीज पढ़ी है, F = QE, ये भी पढ़ा था हमने। अरे याद आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड था आपका फोर्स पर यूनिट चार्ज, यही था इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या था, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स की वैल्यू क्या है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, कर रखा है हमने पहले चैप्टर में, ठीक है। अब यहाँ पे m क्या होगा बताएं जरा, किसके मास की बात हो रही होगी, क्या चीज ट्रैवल कर रही है, इलेक्ट्रॉन, तो मास किसका होगा ये, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे q क्या होगा, चार्ज होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, F = EE, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है तो क्या जाएगा बताओ, माइनस का EE, सही है। और यहाँ पे तो
आपका F इक्वल टू एम ही रहेगा, सही है। अब दोनों ही फोर्स के फॉर्मूले, दोनों किसके फॉर्मूले, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो क्या जाएगा बताना जरा, एम इक्वल टू क्या जाएगा माइनस का ई ये जाएगा, तो यहाँ से ए क्या जाएगा बताना जरा, माइनस का ई बाय ये आएगा, और ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, एक्सेलरेशन की, और इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को क्या कर सकता हूं इसमें, पुट कर सकता हूं, पुटिंग इट इन इक्वेशन 1, तो क्या आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताना जरा, माइनस का ई ई टी बाय, तो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला किसका है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अगर आपको किसी भी कंडक्टर के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, मतलब वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है, उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, ई, ई मतलब क्या है यहाँ पे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है ना, क्योंकि जगह ये आया था ना, और क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो बैटरी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड होती है, जो कि बहुत सारे निकालना, वोल्टेज की फॉर्मूला से निकलता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का ये हमें नहीं पता, क्वेश्चन में क्या होगा, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस फॉर्मूले से आप ये पता कर सकते हो कि किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितनी स्पीड से भाग रहा होगा, ठीक है, ये चीज क्लियर होगी, समझ में आई बात, ठीक है, पुलिस जल्दी ठीक है, एक बार ये डेरिवेशन का रीकैप कराओगे, रीकैप क्या था डेरिवेशन का बताओ। इनिशियली जब किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो किस डायरेक्शन में चलते हैं, रैंडम, तो सारी वेलोसिटी को प्लस करके क्या आएगा, लेकिन बैटरी लगाने के बाद सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में, अब वो कितनी वेलोसिटी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, v इक्वल टू u प्लस a, इसमें a क्या आया, u क्या आया 0, क्योंकि सारी वेलोसिटी का प्लस वही 0 होगा, तो v इक्वल टू क्या आ गया a, ऐसा है। यहाँ पे t क्या होता है, रिलक्शन का वो टाइम जिस टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो, मतलब टकराने से पहले का टाइम, ठीक है। यहाँ पे a क्या है, एक्सेलरेशन। अब मेरे को एक्सेलरेशन पता नहीं, क्योंकि कोई भी बैटरी कितना एक्सेलरेट करेगी मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो इसी a को निकालने के लिए मैंने क्या लगाया, f के दो फॉर्मूले, एक होता है f इक्वल टू ma, एक होता है f इक्वल टू q, तो ma को किसके बराबर रख दिया मैंने q, क्योंकि ये भी फोर्स का फॉर्मूला है, ये भी किसका फॉर्मूला है, फोर्स का। यहाँ पे मास इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन, यहाँ पे चार्ज, चार्ज किसका, इलेक्ट्रॉन का, e आएगा माइनस का, तो यहाँ से a क्या आ गया आपको पता चला, माइनस का e बाय m, इसी वैल्यू को मैंने क्या कर दिया इसमें, तो b क्या आ गया माइनस का e t बाय m, और इसका फॉर्मूला याद रखना बहुत आसान है, इसको आप मीट की टर्म से याद रखना, किसकी टर्म से, मीट, मीट मतलब पता है ना, मिलना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा पता चला, m e e और t, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। एक चीज और लिखना है यहाँ पे, इनका नाम है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम क्या है बताना जरा, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, इसका मतलब समझ में आया ना, दो टकराने के बीच में जो टाइम है उसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। जो नेक्स्ट डेरिवेशन है वो बेसिकली है relation between current and drift velocity। चलो पहले मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, फिर तुम बताते जाना। स्क्रीन पर अगर किसी भी वायर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है तो उस वायर में करंट ज्यादा होगा या कम होगा, हाँ कम होगा, रखिए ज्यादा होगा, क्यों, कोई ऐसा तो हमने कोई रिलेशन फाइंड नहीं किया, अगर वो इलेक्ट्रिक वेलोसिटी ज्यादा है, हां, तो करंट भी ज्यादा ही फ्लो होगी, क्यों, इसका काम है योगराज तुम्हारे हिसाब से क्यों, हाँ तुम क्या बोलना चाहोगे, निश्चित अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है तो करंट क्या होगा, मेरे को प्रॉपर रीजनिंग के साथ चाहिए आंसर, कौन बता सकता है, प्रेरणा क्या कहना चाहोगे,
विनायक सर ज़्यादा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो धीरे धीरे करता है। क्यों, कहाँ पढ़ा है हमने ऐसा? पिछला चैप्टर मैंने आपको पिछला दिन में जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें करंट की डेफिनेशन क्या थी? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट? क्या है बताओ, बोलो। फ्लो या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज? रेट ऑफ फ्लो। अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा होगी तो उसका रेट ऑफ फ्लो ज्यादा नहीं हो गया? तो डेफिनेशन खुद बोल रही है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव करेगा तो करंट क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। डेफिनेशन है बाय डेफिनेशन, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट भाग रहा है उसका रेट ऑफ फ्लो ज्यादा है, रेट ऑफ फ्लो ज्यादा है तो करंट भी ज्यादा होगा, सिंपल। बट इसी को हमको यहाँ पर ड्राइव करके बताना है कि वेलोसिटी बढ़ाने से करंट कैसे बढ़ता है, क्या रिलेशन है, वही हमको क्या करना है यहाँ पे फाइंड आउट करना, ठीक है। अब मान लेते हैं हमारे पास क्या है, कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ठीक है। अब ये कंडक्टर जूम्ड है, जैसे एक पतली सी वायर होगी, सिंपल, ठीक है। इसकी कुछ लेंथ है, इसको क्या बोलेंगे हम, एल, और इसका कुछ एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। लेंथ होगी ए, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एक नहीं बहुत सारे जा रहे हैं, प्लस की डिफरेंस वेलोसिटी क्या होगी, डी। अब तो हमने पढ़ लिया है ना, ये होगी ना डिफरेंस वेलोसिटी, जब इसको किससे कनेक्ट कर दिया है, एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है, ये नेगेटिव एक होगी, ठीक है। ये बस समझ में आ गया, इतनी चीज क्लियर है सबको, ठीक है। चलो, बाय डेफिनेशन ऑफ करंट, क्या डेफिनेशन, आई इक्वल टू क्या होता है जरा, Q by T, सही है, ये सही है कि नहीं, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, अगर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो Q की जगह क्या आएगा, क्या आएगा Q की जगह, एक। अगर दो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो जो बाद में बोला वो ज्यादा सही है। देखो दो तो काउंटिंग है ना, दो तो काउंटिंग है, पर यहाँ पे क्या काउंटिंग आती है, नहीं, यहाँ पे आता है चार्ज। अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो Q की जगह ये आएगा, दो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तीन इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E से, ठीक है। और Q का फॉर्मूला आपको याद हो तो वैसे भी N ही होता था, यही फॉर्मूला से एक इलेक्ट्रॉन का तो 1 ही हो जाएगा, E का मतलब चार्ज, 2 का तो 2 ही हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि इस लेंथ से कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्या किसी को पता है, क्या किसी को पता है, नहीं पता ना, इसका मतलब कुछ तो जाएंगे जिसको हम क्या बोल देंगे, N, ठीक है। क्या बोल देंगे हम, N, लेट N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग, ठीक है। ये हो गया कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो N, तो I क्या देगा बताना जरा, Q की जगह क्या आएगा, N, इतने इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, E, तो क्या जाएगा Ne/, यही होगा Ne/T, सही है। इसमें किसी को डाउट नहीं होता ना, यूजिंग क्या यूज किया हमने, Q = Ne यूज किया हमने, सही है, ये बात सही है सबको। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो N है, जो कैपिटल N है, ये कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो कि फ्लो कर रहे हैं किसी भी किससे, वायर से। N क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो क्या कर रहे हैं, किसी वायर से फ्लो कर रहे हैं। अब ध्यान सुनना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, एक वायर ये है, एक वायर ये है, एक वायर ये है, क्या तीनों से सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, नहीं, तीनों से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे क्या होंगे, अलग होंगे। मतलब ये जो कैपिटल N है इसकी वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी, क्योंकि अभी जो कैपिटल N है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, इसके एरिया पे, बट नॉट एरिया, लेंथ आल्सो, क्योंकि लेंथ छोटी होगी तो जल्दी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, लेंथ ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को पास होने में क्या लगेगा, तो एरिया भी है, लेंथ भी है, मतलब कुल मिला के पूरी की पूरी वायर, और पूरी वायर को हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम, क्या बोलेंगे हम, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वायर की वॉल्यूम में डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे कम होंगे, अगर वॉल्यूम ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, वॉल्यूम कम होगी तो इलेक्ट्रॉन कम, ठीक है। तो जब भी ऐसी चीज आती है तो हम एक और n को डिफाइन करते हैं। अगर आपने 11th फिजिक्स करी होगी तो अगर मैं एक और n डिफाइन करूं, लेट स्मॉल n, क्या है ये, नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बोला मैंने? n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इसको मैं लिख सकता हूं n by v। अब कोई मेरे को ये बताएगा ये जो कैपिटल n है और ये स्मॉल n है इसमें क्या फर्क है? जो कैपिटल n और ये स्मॉल n है इसमें क्या फर्क है? कोई बताएगा? ये अगर तुम समझ गए तो फिर तो काफी चीजें तुम्हारे लिए आसान रहेगी। देखो ये कैपिटल n है ना, ये तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो किसी भी ये है पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम मतलब वो वॉल्यूम जिसकी लेंथ भी 1 हो, जिसका रेडियस भी क्या हो 1 हो। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। क्या होंगे? क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैंने ये वायर बनाई और एक ये वायर बनाई, इसमें n ज्यादा होंगे, इसमें n क्या होंगे? कम होंगे। लेकिन जब मैं छोटे n की बात कर रहा हूं तो छोटा n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब छोटी सी वॉल्यूम। छोटी सी वॉल्यूम मतलब वो वॉल्यूम जिसकी लेंथ भी कितनी हो 1 हो और रेडियस भी कितना हो 1 हो। मतलब l = 1 r = 1। तो l = 1 r = 1 यहां पे वही बनेगा और यहां भी क्या बनेगा? l = 1 r = 1 यहां भी क्या बनेगा? वही बनेगा। तो क्या दोनों की वॉल्यूम सेम नहीं होगी? और अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो मैंने आपको डिवाइड का रूल बता रखा है। डिवाइड में हमेशा नीचे वाला क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। बताया कि नहीं बताया? तो यहाँ पे जो वॉल्यूम आएगी वो क्या आएगी? इसकी वॉल्यूम क्या आएगी? 1। इसकी वॉल्यूम भी क्या आएगी? 1। तो दोनों में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या हो जाएंगे? अलग अलग होंगे या सेम होंगे? सेम हो जाएंगे। तो इसीलिए हम कैपिटल N का यूज नहीं करके हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? स्मॉल n का। क्योंकि स्मॉल n हर जगह क्या रहेगा? कांस्टेंट। किसी भी वायर के लिए स्मॉल n हमेशा क्या रहता है? सेम ही रहता है। इसको बोलते हैं नंबर डेंसिटी। तो कभी भी आप न्यूमेरिकल करोगे तो उसमें गिवन होगा कि द नंबर डेंसिटी ऑफ कॉपर या नंबर डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, कि मतलब उसके यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे वो ऑलरेडी पता है। लेकिन क्या नहीं पता? कैपिटल N नहीं पता। ठीक है, इसलिए हमने किसका इस्तेमाल किया? n/v। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो यहां से कैपिटल N क्या आ जाएगा? कोई बताएगा? nv ये आएगा। v क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम को मैं कैसे लिख सकता हूं? एरिया इनटू में लेंथ। अब ये मत बोलना ये कहां से आया? बर्न नॉलेज तुम सबको कराई थी मैंने। पाई r स्क्वायर h आता है, पाई r स्क्वायर एरिया होता है, h होगी लेंथ। तो वॉल्यूम को हम कैसे लिख सकते हैं बताओ? वॉल्यूम का फार्मूला होता है क्या? एरिया इनटू में यही होता है ना। ठीक है, तो यही फार्मूला मैंने यहाँ लिखा। तो कुल मिला के जो कैपिटल N आया वो क्या आया? NaL। यही आ गया। और इसको मेरे को क्या करना है? इस इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा बताओ? मैं बोलूंगा पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1। यही करूंगा मैं। तो क्या आएगा बताना जरा? I = n की जगह क्या आएगा? NaL और साथ में क्या आएगा? E अपॉन में क्या आएगा? सही है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं NEA L/T को मैं ऐसे लिख सकता हूं। सही है। L क्या है यहाँ पे? लेंथ। T क्या है यहाँ पे? टाइम। तो बेसिकली ये डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं बन गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होती है? क्या होती है? वेलोसिटी। तो यहां से क्या आ गया? I = NEA V। क्योंकि वेलोसिटी किसकी वेलोसिटी होगी? कौन कर रहा है लेंथ को कवर? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही तो कवर कर रहा है इस लेंथ को कुछ टाइम में। तो वेलोसिटी भी किसकी आएगी? किसकी आएगी बताओ? हाँ, बेसिकली यहां पे आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहां पे कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया पता चल गया ना? डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू वेलोसिटी। तो यहां से आपको पता चल गया कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VT। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगा तो करंट भी क्या होगा? अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट का फार्मूला क्या बन गया? n नंबर n क्या होगा यहां पे? नंबर डेंसिटी। E क्या होगा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। A क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। VT क्या होगा? जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको निकालना आता है ET/n। जब भी कर रहा है यहां पे लिख देते हैं हियर n = नंबर डेंसिटी, जो कि हर वायर के लिए सेम होगी। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, A एरिया और VT ड्रिफ्ट वेलोसिटी।